हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज की इस क्लास में हम हिस्ट्री के अंदर जो कांग्रेस के अलग अलग सेशंस हुए हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले जितने भी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के हुए हैं, सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन कांग्रेस के सेशन से पूछा गया है। आज हम सारे इंपॉर्टेंट सेशंस जितने भी हुए हैं 1885 से लेकर 1947 तक, उन सबको आज हम पढ़ेंगे और इनमें से मुझे पूरी उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। कांग्रेस की शुरुआत की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा, जो कि पहले जनरल सेक्रेटरी बने थे कांग्रेस के। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम उनका पूरा नाम था। 28 दिसंबर 1885 28 दिसंबर 1885 1885 में कांग्रेस का गठन किया गया था। वोमेश चंद्र बनर्जी जो है वो पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीनों ही चीजें, कि कांग्रेस कब निर्माण हुआ था। डेट तक याद रखनी है आपको, 28 दिसंबर 1885 वोमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे और A.O. ह्यूम जो है वो पहले महासचिव थे। उन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया था। सेशंस पर आ जाते हैं। पहले हम सारे इंपॉर्टेंट सेशंस पढ़ रहे हैं अलग अलग हिस्सों में, उसके बाद वो सारे लाइन से जितने भी हैं 1885 से 1947 तक, वो सब मैं आपको पीडीएफ के अंदर अवेलेबल करवा दूंगा। आप खुद से थोड़ा सा पीडीएफ को ढंग से स्टडी करेंगे, ये क्लास देखेंगे तो एग्जाम में करने योग्य बन जाएंगे। तो 1885 का जो सेशन था वो कहां पर हुआ था, कौन प्रेसिडेंट था और इंफॉर्मेशन, ये चारों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चारों में से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला सत्र हुआ था 1885 में, जो कि बॉम्बे में हुआ था। कहां पर हुआ था यह भी पूछा जा सकता है, प्रेसिडेंट कौन थे यह भी पूछा जा सकता है, और उसके बारे में कुछ अगर स्पेशल जानकारी है तो वो भी पूछी जा सकती है। WC बनर्जी जो है, वोमेश चंद्र बनर्जी जी, वो पहले अध्यक्ष थे पहले अधिवेशन के, जो कि बॉम्बे के अंदर हुआ था। ये जो पहला सत्र था इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 डेलीगेट्स थे इसके अंदर, 72 प्रतिनिधि थे। WC बनर्जी, 1885 और बॉम्बे, ये चारों इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट सेशन की बात करें, 1886 भी इंपॉर्टेंट है, वो हम बाद में बात करेंगे। 1887 जो है वो मद्रास के अंदर हुआ था और उसमें सैयद बदरुद्दीन त्याबजी नाम के व्यक्ति जो थे, हमारे फ्रीडम फाइटर जो थे, उन्होंने अध्यक्षता की थी और वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सैयद बदरुद्दीन त्याबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे 1887। तो 85, 2 साल हमने वेट किया, तीसरे साल पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। 1886 में दादा भाई नारोजी थे, है ना। 1886 दादा भाई नारोजी थे, वो हम बीच में छोड़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। मद्रास 1887, सैयद बदरुद्दीन त्याबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद 1888 के अंदर 1888 अगले ही साल इलाहाबाद के अंदर हुआ और जॉर्ज यूल प्रेसिडेंट बने, अध्यक्ष बने। वो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, है ना, जो भारतीय नहीं थे। तो देखो, वोमेश चंद्र बनर्जी हो गए, फिर दादा भाई नारोजी हो गए, फिर सैयद बदरुद्दीन त्याबजी हो गए, ये तीनों ही भारतीय थे। पहले अंग्रेज जो बने वो जॉर्ज यूल बने पहले अध्यक्ष 1888 के अंदर। उसके बाद 1917 पहले ये मुस्लिम बने, उसके ठीक 20 साल बाद, 30 साल बाद अगर आप देखेंगे तो कैलकाटा के अंदर एक और अधिवेशन हुआ था जिसमें एनी बीसेंट पहली बार प्रेसिडेंट बनी। ये पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन भारतीय महिला नहीं थी एनी बीसेंट, लेकिन पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बीसेंट 1917 के अंदर। 1917 कैलकाटा का जो अधिवेशन था, वहां पर एनी बीसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और 1925 के अंदर, उसके 8 साल बाद, कानपुर के अंदर सरोजिनी नायडू जी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, जो कि भारतीय महिला पहली सरोजिनी नायडू, वैसे पहली महिला एनी बीसेंट। ये सिर्फ नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सैयद बदरुद्दीन त्याबजी। और पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ये सब पहले पहले हैं, इसलिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कहां पर बने थे यह भी पूछा जा सकता है कि सरोजिनी नायडू कानपुर के अंदर, है ना। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कुछ भी कनेक्शन बिठा बिठा के इनको याद कर सकते हैं।
उसके बाद 1923 के अंदर दिल्ली में एक विशेष सत्र हुआ था। 1923 में 2 सत्र हुए थे। 1923 में दिल्ली में जो विशेष सत्र हुआ था उसके प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आजाद साहब, है ना। अबुल कलाम आजाद साहब सबसे युवा अध्यक्ष थे उस समय पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है अगर आपसे ये पूछा जाए तो अबुल कलाम आजाद उसका उत्तर होगा। 1923 दिल्ली के विशेष सत्र में ये अध्यक्ष बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी के द्वारा केवल एक ही ऐसा कांग्रेस का सत्र है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने स्वयं की थी। गांधी जी का हस्तक्षेप पूरे बहुत सारे सालों तक था। बहुत ज्यादा बात मानते थे गांधी जी की कांग्रेस के सारे ही लीडर्स, लेकिन गांधी जी ने डायरेक्टली अध्यक्षता जो है वो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैसे ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपसे पूछे जा सकते हैं। बेलगांव का जो 1924 का अधिवेशन था उसमें जो 1924 का सत्र था उसमें गांधी जी ने एकमात्र वो ऐसा सेशन है जिसमें अध्यक्षता प्रेसिडेंट कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। और जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे 1936 के अधिवेशन के, जो कि फैजपुर में हुआ। फैजपुर पहला ग्रामीण सत्र था ये, है ना, फर्स्ट रूरल। अभी तक देखो क्या है, बड़े बड़े शहरों में हो रहे थे, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, है ना, ऐसे बड़े बड़े कानपुर, ये ऐसे बड़ी बड़ी जगहों पर हो रहे थे। छोटे गांव में पहला सत्र जो है वो 1936 में हुआ था, 1936 में जाकर, और फैजपुर नाम के गांव में वो किया गया था। तो वहां पर अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू साहब थे। तो ये पहले पहले सब हमने एक स्लाइड पर देखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है सारे ही सारे। सैयद बदरुद्दीन त्याबजी पहले मुस्लिम, जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज, एनी बेसेंट पहली महिला, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला, अबुल कलाम आजाद सबसे युवा, मोहनदास गांधी 1924 बेलगाम, और जवाहरलाल नेहरू फैजपुर में पहला ग्रामीण अधिवेशन किया गया था। यस, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। आगे आए, 1896 1896 की बात कर रहे हैं। ये भी पहले पहले जो है वो सारे हम पहले पढ़ रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, वो पहली बार कौन से सत्र में गाया गया था, कौन से सेशन में गाया गया था। तो वंदे मातरम हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही गाया था, लिखा नहीं है, गाया था। वंदे मातरम गाया था 1896 में कलकत्ता के अंदर। देखो कलकत्ता वहीं पर बंगाल की साइड रहने वाले लोग हैं, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी, इसलिए वहीं पर लिखा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, पर गाया उस समय पर टैगोर साहब ने था। कलकत्ता के अंदर 1896 के अंदर गाया गया था, जब रोहिमतुल्लाह एम सयानी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो 1896 के कलकत्ता सेशन, प्रेसिडेंट इसमें कम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कलकत्ता और 1896 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार जो है वो वंदे मातरम कब गाया गया था। फिर आपसे पूछा जाएगा जनगण मन कब गाया गया था पहली बार। तो जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है वो पहली बार 1911 में कलकत्ता के अंदर गाया गया था। तो दोनों ही कलकत्ता है, ये आपको याद रखना है कि कलकत्ता के अंदर पहली बार जनगण मन गाया गया था। बिशन नारायण धार, BN धार साहब जो हैं उस समय प्रेसिडेंट थे। ये दोनों ही क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं अभी तक। क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था कि कब गाया गया था और कहां पर गाया गया था। तो 1896 कलकत्ता में पहली बार वंदे मातरम, और 1911 कलकत्ता में पहली बार जनगण मन, हमारा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, दोनों ही गाए गए थे। यस। फिर 1906 की अगर बात करें, ये भी कलकत्ता के अंदर, जब दादा भाई नौरोजी ही प्रेसिडेंट थे, स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था। स्वराज जो शब्द है कि हमें हमारा राज चाहिए, स्वराज चाहिए, स्वराज शब्द पहली बार कहां उपयोग किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। तो 1906 के कलकत्ता सत्र के अंदर पहली बार उपयोग किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। तो 1906 कलकत्ता स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग हुआ था। यस, तो ये तीनों ही पहली बार वाले हैं। ये बिल्कुल बहुत रिपीट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गारंटी है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में या किसी और के पेपर में, ये गारंटी नहीं है बस। उसके बाद 1946 में जो आखिरी सेशन था, आजादी से पहले का आखिरी सत्र जो था, वो आचार्य JB कृपलानी जी मेरठ के अंदर ये सेशन हुआ था।
क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछा जाता है कि आजादी के समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आजादी के समय यही थे, जेबी कृपलानी, आचार्य कृपलानी, कुछ भी बोल सकते हैं आप इनको, जेबी कृपलानी साहब उस समय पर अध्यक्ष थे। आजादी के समय अध्यक्ष जेबी कृपलानी, ये आपको याद रखना है। और आखिरी सत्र जो है आजादी से पहले का 1946 के अंदर मेरठ नाम के शहर के अंदर किया गया था। और आजादी के बाद का पहला सत्र 1948 में, 47 में कोई सत्र नहीं हुआ क्योंकि आजादी हुई थी, जयपुर के अंदर किया गया था, जहां से मैं पढ़ा रहा हूं अभी। पत्ताभी सीतारमैया साहब जो आजादी के बाद का पहला सत्र जिन्होंने संभाला था। तो ये दोनों ही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पत्ताभी सीतारमैया और जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी आजादी के समय हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। 1946 के मेरठ सेशन में आखिरी बार इन्होंने मेरठ में आखिरी सेशन हुआ था आजादी से पहले, और आजादी के बाद पहला सेशन 1948 में जयपुर के अंदर हुआ था। वंदे मातरम 1896 कैलकाटा, जनगण मन 1911 कैलकाटा, स्वराज 1906 कैलकाटा। तो आप ये याद रख सकते हैं कि 96 में पहले वंदे मातरम गाया, फिर उसके 10 साल बाद हमने स्वराज यूज किया, फिर उसके 5 साल बाद हमने जनगण मन गाया। तो 96, 6 और 11 ऐसे आपको याद रह जाएगा। यस, आगे आए 1886। याद करें, मैंने आपको बोला था 1885 में डब्ल्यूसी बनर्जी थे, फिर दादाभाई नौरोजी थे, फिर सैयद बदरुद्दीन त्याब जी थे। ऐसे ही दादाभाई नौरोजी थे कलकत्ता के सेशन में 1886 में। 1886 में ये जो सेशन था, जो दूसरा सेशन था कांग्रेस का, इस सेशन के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की भी एक पार्टी टाइप्स थी, है ना, एक संगठन था नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस नाम का, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर जिसको विलय कर दिया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी के द्वारा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस चालू की गई थी 1883 के अंदर, 1883 के अंदर। एक इसका सेशन 1885 में भी हुआ, फिर बाद में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो इन दोनों को मिला दिया गया। तो 1886 के अंदर ये मिली थी। 83 और 85 में इसके 2 सेशन हुए थे, इसका 85 में 1 सेशन हुआ था, फिर 86 में इन दोनों को मिला दिया गया था। तो नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस के साथ मिल गई थी, ऐसा हुआ था 86 के अंदर। यस, आगे हैं 1905 की बात कर रहे हैं, बनारस। 1905 में बनारस के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले जी की अध्यक्षता में एक सत्र हुआ था, जिसमें बंगाल के विभाजन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया था। 1905 में फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, जैसा कि आप जानते ही होंगे। बंगाल आज तो आप जानते ही हैं, वेस्ट बंगाल नाम की एक स्टेट है भारत के अंदर, और बांग्लादेश बन गया है। तो ये जो पार्टीशनिंग की नींव है, स्टार्टिंग जो हुई थी, पहला पार्टीशन जो है वो बनारस अधिवेशन से पहले ही जस्ट हुआ था। 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया था 1905 के बनारस के सेशन के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट सेशंस बता रहा हूँ, इसका सही तरीका क्या होता है, आप सीक्वेंस से लिख लो और उसके साथ साथ आप जो इंपॉर्टेंट है उन पर मार्क कर लो, है ना। इस पीडीएफ के लास्ट के अंदर आपको सीक्वेंस से सारे लिखे हुए भी मिलेंगे, तो उसके अंदर आप इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हाथ से आपको लिखना पड़ेगा। ये सिर्फ पीडीएफ देख के काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे सेशन है तो याद करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप कुछ कुछ अपना ट्रिक्स लगाओगे तो उससे याद करना आसान हो जाएगा। 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में विभाजन आपको पता होना चाहिए, तो आपको यह पता चल जाएगा कि विभाजन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त हुआ था। 1907 सूरत, 1907 सूरत में रास बिहारी घोष जी जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था कांग्रेस के लिए। रास बिहारी घोष जी प्रेसिडेंट थे, सूरत के अंदर ये सेशन हुआ था। यहां पर सूरत विभाजन हुआ था, सूरत स्प्लिट बोलते हैं। कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई थी। एक एक्सट्रीमिस्ट का दल था जिसको गरम दल कहते थे, और एक मॉडरेट्स का दल था जिसको नरम दल कहते थे। लाल बाल पाल आपने सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये जो है ये 3 जो लाल बाल पाल थे ये एक्सट्रीमिस्ट थे, गरम दल थे। तो बाल गंगाधर तिलक एक्चुअली प्रेसिडेंट बनना चाहते थे 1907 के अंदर, और ये बंगाल के अंदर जो कुछ भी हुआ था इसके बाद इनके अंदर थोड़ा गर्म खून ज्यादा हो गया था कि नहीं, हमें तो तुरंत मतलब ज्यादा आक्रोश पैदा हो गया था गरम दल के अंदर। लेकिन क्योंकि बाल गंगाधर तिलक सूरत से थे, इसलिए वो अपने मतलब
अपने घर पे वो कर नहीं सकते, मतलब जहाँ के वो हैं वहाँ पर वो प्रेसिडेंट बन नहीं सकते थे, इसीलिए रास बिहारी घोष जी को प्रेसिडेंट बना दिया गया था। और उसके बाद ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, गरम दल हैं, ये पार्टी को छोड़कर उससे अलग हो गए थे। इवन मतलब बहुत ही बुरे हाल थे, अंडे, जूते, चप्पल, कुर्सियां फेंकी गई थी, लड़ाइयां हुई थी बढ़िया अच्छी खासी। तो ये 1907 के अंदर रास बिहारी घोष जी प्रेसिडेंट थे। सूरत स्प्लिट बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था, सूरत विभाजन हुआ था, गरम दल और नरम दल नाम के दो दलों में कांग्रेस बंट गई थी। यस, ये लगभग लगभग 1908-9 के अंदर, 1-2 साल के अंदर थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ था, कुछ लोगों को वापस लिया था। 1916 तक आते आते और अच्छा हो गया था, लेकिन 1916 में एक और बड़ी चीज हुई थी। लखनऊ के अंदर सेशन था, अंबिका चरण मजूमदार जी प्रेसिडेंट थे, लखनऊ समझौता हुआ था इस टाइम पर। ये एक्चुअली लखनऊ समझौता कहा जाता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। जैसा कि आप जानते हैं, शायद 1909 के अंदर मुस्लिम लीग, सॉरी, जिन्ना ने छोड़ दी थी, ये आएगा 1920 के अंदर जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ी थी एक्चुअली, पर मुस्लिम लीग पहले ही बन गई थी। मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, मेरे ख्याल से 1905 या 1910 में मुस्लिम लीग बनी थी, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली, आप देख लीजिएगा। मुस्लिम लीग के साथ एक संयुक्त सत्र किया गया था 1916 के अंदर। इसको लखनऊ समझौता कहते हैं कि मुस्लिमों के लिए और हिंदुओं के लिए, मतलब कांग्रेस एक्चुअली सबके लिए थी और मुस्लिम लीग केवल मुस्लिमों के लिए थी, ऐसा था। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है, क्योंकि मुस्लिम और हिंदू के बीच में जो एकता है उसको दर्शाने वाला सत्र माना जाता है 1916 के लखनऊ सत्र को। क्योंकि इसमें क्या हो गया था, हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे ब्रिटिश के खिलाफ, है ना। ब्रिटिश ने 1857 के बाद बहुत कोशिश की हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करने की, और उनकी कोशिशें बहुत हद तक कामयाब भी रही। आज तक भी आप देखते ही हैं बहुत गड़बड़े बहुत जगह चल रही है, लेकिन हमारा जो भारतीयपन है वो हमेशा ऐसे नहीं था। और ये हमें देखने को मिला था 1916 के अंदर कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एकजुट हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ। बाहर की जो शक्तियां हैं वो गड़बड़ करती है भारत में, तो उनके खिलाफ अलग हुए थे, उनके खिलाफ एक हुए थे 1916 के लखनऊ सेशन में। इसको लखनऊ समझौता कहते हैं। मुस्लिम लीग के साथ संयुक्त सत्र किया गया था और डिमांड रखी गई थी ब्रिटिश के सामने कि हमें ये चाहिए। यस, आगे आए। 1909 का लाहौर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मदन मोहन मालवीय जी उस समय पर प्रेसिडेंट थे। भारतीय परिषद अधिनियम आया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार आए थे 1909 में। उस समय पर कौन अध्यक्ष था, सॉरी, या फिर कहां पर अधिवेशन हुआ था, ये पूछा जा सकता है। 1909 इंपॉर्टेंट होता है और 1919 भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन 1919 में जो आए थे मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार, मोंटागू चेम्सफोर्ड शायद आपने सुना ही होगा। मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार जो आए थे उसके लिए 1918 के दिल्ली में ही एक विशेष सत्र बुलाया गया था मदन मोहन मालवीय। तो आपको ये याद रखना है कि मोंटागू चेम्सफोर्ड हो या मॉर्ले मिंटो हो, दोनों को एम है, मोंटागू मॉर्ले, और इधर भी एम है, मदन मोहन मालवीय, है ना। तो तीनों में एम हो गया। तो मदन मोहन मालवीय ही दोनों टाइम प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। लाहौर के अंदर सेशन हुआ था जिसमें उसके ऊपर बात की गई थी, और दिल्ली में एक विशेष 1918 के अंदर सेशन हुआ था जिसमें विवादास्पद ये जो सुधार थे इन पर विचार किया गया था। 1918 में पहले एक सेशन हो चुका था बॉम्बे के अंदर, सैयद हसन इमाम जी जिसके प्रेसिडेंट थे, इसीलिए 2 सत्र आयोजित किए गए थे 1918 के अंदर। तो ये आपको याद रह जाएगा। 1909 और 1918 इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन मालवीय इंपॉर्टेंट है। पहले मॉर्ले मिंटो आया था और बाद में मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे। यस, 1919 की बात करें, इसके जस्ट अगले साल, तो अमृतसर के अंदर सेशन हुआ था 1919। जैसा कि आप जानते हैं, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके ऑलरेडी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर के अंदर है, वहां पर मतलब गोलियां दागी थी और बहुत सारे निहत्थे लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसमें मार दिया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये अधिवेशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, उसकी कड़ी निंदा की गई। मोतीलाल नेहरू जी, जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके पिताजी, मोतीलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। अमृतसर के अंदर ही सेशन हुआ था। तो 1919
जो जलियांवाला बाग भी अमृतसर है और अधिवेशन भी अमृतसर के अंदर ही किया गया था। साथ ही इसी सेशन में खिलाफत आंदोलन था। मुस्लिम्स का पूरे ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट एक खिलाफत आंदोलन चल रहा था। उस खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया था कांग्रेस की तरफ से। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। इस खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का काम भी 1919 में किया गया था। तो जलियांवाला बाग की निंदा और खिलाफत आंदोलन का समर्थन, ये दोनों ही काम 1919 के अमृतसर सेशन में किए गए थे, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। 1920 अगले साल कलकत्ता में सेशन हुआ। लाला लाजपत राय उसके अध्यक्ष थे और असहयोग आंदोलन जो है, गांधी जी का फेमस असहयोग आंदोलन जो था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके प्रस्ताव को पारित करने के लिए यह विशेष सत्र बुलाया गया था। तो 1920 में भी अगर आप देखोगे तो दो हुए थे। 18 में दो हुए थे क्योंकि हमें मोंटागू चेम्सफोर्ड के बारे में विचार करना था। 20 में दो हुए क्योंकि एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था ताकि असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, उसके प्रस्ताव को पारित किया जा सके। तो असहयोग आंदोलन के लिए कौन सा सेशन था यह पूछा जा सकता है। 1920 का कलकत्ता सेशन जो लाला लाजपत राय जी ने अध्यक्षता की थी। 1920 का जो दूसरा सेशन था वो नागपुर के अंदर हुआ। सी विजय राघवाचार्य जो हैं, उनकी अध्यक्षता में नागपुर के अंदर 1920 का दूसरा सेशन हुआ था, जिसके अंदर जिन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी थी, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि बाद में जाके राष्ट्रपति बने थे पाकिस्तान के। तो मोहम्मद अली जिन्ना, एक्चुअली सारी कहानी मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी, ये तीन लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे सारी कहानी में जो भी भारत पाकिस्तान हुआ। तो सी विजय राघवाचार्य ये नागपुर के अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1920 के, जिसमें जिन्ना जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ी थी। यस, तो इंपॉर्टेंट हम सारे सेशंस पढ़ रहे हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1922 में गया अधिवेशन हुआ था। CR दास, चित्तरंजन दास जी उस समय प्रेसिडेंट थे, और चित्तरंजन दास जी ने जैसे ही गया अधिवेशन हुआ, गया अधिवेशन के जस्ट बाद में कांग्रेस छोड़ दी और कांग्रेस में पहला बंटवारा हुआ था। हालांकि कांग्रेस आजादी के बाद तो बहुत टुकड़े हुए कांग्रेस के, लेकिन पहला टुकड़ा जो कांग्रेस का हुआ था वो स्वराज पार्टी हुआ था। इसी सेशन के बाद 1 जनवरी 1923 को CR दास साहब ने स्वराज पार्टी बना ली थी। तो गया सेशन हुआ 1922 में, CR दास उसके प्रेसिडेंट थे, और इसके जस्ट बाद ही स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को बना ली गई थी। ये एक टुकड़ा अलग हो गया था कांग्रेस से। ऐसे ही ये देखो 1939, गौर फरमाएं, 1939 में त्रिपुरी में एक सेशन हुआ था, जो जिसमें क्या हुआ था हम बात करेंगे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ये फॉरवर्ड ब्लॉक याद करें, ये दो चीजें हैं। एक तो स्वराज पार्टी है जो CR दास ने बनाई। क्या स्वराज पार्टी CR दास ने 1922 गया के बाद, और 1939 त्रिपुरी के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। ये दो टुकड़े हुए हैं कांग्रेस के आजादी से पहले। यस, इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर वहां तक पहुंचेंगे हम। 1927 के मद्रास सेशन हुआ था, जिसके अंदर MA अंसारी जो हैं वो अध्यक्ष थे, और इसमें साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। साइमन 7 लोगों का एक कमीशन था भारत की स्थिति को लेकर, तो वो साइमन कमीशन का बहिष्कार, साइमन गो बैक आपने सुना ही है, जिसमें बहुत ही लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो गई थी लाठी खाने की वजह से। MA अंसारी साहब उस समय अध्यक्ष थे। मद्रास के अंदर ये सत्र हुआ था 1927 के अंदर। मैं समझ पा रहा हूँ आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो रही होगी, पर एक क्वेश्चन पक्का आएगा माय डियर। बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि इस पर आप 2-3 घंटे लगाकर अपने हाथ से लिखें और याद करने की कोशिश करेंगे, तो ये आप फायदे में रहेंगे। 1928 का सेशन कलकत्ता के अंदर हुआ। मोतीलाल नेहरू उसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, और इसमें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया, है ना। तो जो यूथ कांग्रेस है उसको गठन कहां पर किया गया था, कब किया गया था, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? 1928 कलकत्ता, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी आपके RRB NTPC में। 1929 में लाहौर में सेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 28 में पिताजी थे, 29 में बेटे जी आ गए। पूर्ण स्वराज के लिए संकल्प लिया गया।
हालांकि पूर्ण स्वराज की बात 27 से होती हुई आ रही थी। साइमन कमीशन जैसी आया ना, तो हमने एक्चुअली कहानियां क्या चल रही थी, गांधी जी ने बोला कि डोमिनियन स्टेटस ले लो। अगर एक साल में, पहले 2 साल था कि 2 साल में देते हैं तो डोमिनियन स्टेटस ले लेंगे, लॉर्ड इरविन थे उस टाइम पर, और फिर 1 साल कर दिया गया कि 1 साल के अंदर अंदर डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस मतलब इंग्लैंड की रानी रहेगी, राष्ट्रपति नहीं होगा हमारा कोई, लेकिन पॉलिटिकली हम आजाद रहेंगे। ये कहानियां चल रही थी, लेकिन फिर ये मान नहीं रहे थे, तो फिर फाइनली 1929 के अंदर पूर्ण स्वराज, ऐसा बोलते रावी नदी के तट पर भारत का झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार की गई थी 1929। उस टाइम पर दिन था 26 जनवरी, इसीलिए 26 जनवरी को आगे हमेशा के लिए स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए घोषित कर दिया गया था। हमारा जो संविधान दिवस है, यह भी आपके क्वेश्चन आया है, 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, उसके ऊपर दस्तखत हो गए थे, इसीलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। लेकिन इस दिन ये स्वतंत्रता दिवस जो 1930 से बनता आ रहा था, 1929 से 30 से बनता आ रहा था, इसको इंपॉर्टेंस देने के लिए हमने रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस जो है वो शिफ्ट कर दिया और 26 जनवरी 1950 से हम बनाने लगे। यस, तो लाहौर अधिवेशन था। इसी अधिवेशन के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को भी शुरू किया गया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और पूर्ण स्वराज के लिए हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे। यस, आगे चलते हैं। 1931 के अंदर, 1931 के अंदर कराची के अंदर एक सेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल साहब ने की थी, और यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट था। 1929 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1931 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या हुआ था इसके अंदर? एक तो मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति के ऊपर प्रस्ताव पारित किए गए थे। एक तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, और एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस के ऊपर, आर्थिक सुधार, आर्थिक प्रगति के ऊपर प्रस्ताव पारित किए गए थे 1931 कराची सेशन के अंदर। फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, है ना, गांधी इरविन समझौता हुआ था। 8 मीटिंगें चली थी 24 घंटे तक, जिसके अंदर बात की गई कि क्या किया जाए ताकि भारत को स्वतंत्रता भी मिल जाए और इंग्लैंड कैसे स्वतंत्रता मिलेगी, डोमिनियन मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सब बातें हुई थी। तो एक संधि हुई थी गांधी इरविन पैक्ट, जिसके तहत इरविन ने बोला था कि दूसरी जो गोलमेज सम्मेलन है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आप भाग लो कांग्रेस की तरफ से, और उसमें हम बैठकर बात करेंगे कि क्या करना है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन के अंदर जाने के लिए गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, और वो गांधी इरविन संधि का समर्थन किया था वल्लभ भाई पटेल साहब की अध्यक्षता में कराची सेशन 1931 के अंदर। और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी प्रतिनिधित्व करेंगे, ये भी फाइनल किया गया था कि हमारी तरफ से गांधी जी जा रहे हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर, जो कि इंग्लैंड के अंदर हुआ था। गांधी इरविन संधि का समर्थन हुआ था और मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था 1931। फिर 1932 में दिल्ली में सेशन हुआ। अमृत रणछोड़दास सेठ उस समय पर हमारे अध्यक्ष बने आईएनसी के, और इसके अंदर इस टाइम पर एक्चुअली इसका कोई लेना देना नहीं है जो हुआ था उससे, लेकिन उस समय पर कांग्रेस का सेशन कहां पर हुआ ये पूछा जा सकता है। इसीलिए 1932 के अंदर पुणे समझौता हुआ था। क्या? 1932 में पुणे समझौता हुआ था भीमराव अंबेडकर साहब के और महात्मा गांधी जी के बीच में। पुणे की यरवदा जेल के अंदर ये पुणे समझौता किया गया था, और इसके अंदर सांप्रदायिक अधिनिर्णय, जो कम्युनल अवार्ड कहते हैं जिसे, बेसिकली अलग अलग, ऐसा समझ लो ये पहला दिन था जिस दिन रिजर्वेशन जो है वो चालू हुआ था। तो अंग्रेजी जितने भी लेजिस्लेचर और उस टाइम पे थे, उस टाइम पर भी दलित के लिए सीट अलग से इलेक्शन होंगे, ये फाइनल किया गया था पुणे समझौते के अंदर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। तो पुणे समझौता 1932 में हुआ था। उस समय पर सेशन दिल्ली में हुआ था। इस सेशन का इस समझौते से कोई लेना देना नहीं है, और अमृत रणछोड़दास सेठ उस टाइम पे अध्यक्ष थे। ये कम पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है 1932, तो आपको पुणे समझौते के बारे में पता होना ही चाहिए। यस, आगे आते हैं 1938 हरिपुरा के अंदर सेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस इसके प्रेसिडेंट थे।
अध्यक्ष थे। नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी, है ना, प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी एक, कि आगे क्या प्लान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए राष्ट्र के लिए प्लानिंग बनाने के लिए। तो जवाहरलाल नेहरू है, ये जवाहरलाल नेहरू है। सुभाष चंद्र बोस जी के अध्यक्षता में ये हरिपुरा सेशन हुआ था 1938 के अंदर। फिर 1939 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है, त्रिपुरी का सेशन। इसमें भी सुभाष चंद्र बोस जी को इलेक्ट किया गया था। सब लोग कह रहे थे सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट बना दो, लेकिन गांधी जी को दिक्कत थी। तो गांधी जी ने बोला कि नहीं, पट्टाभी सीतारमैया को बनाओ। इसीलिए बोस कहते कि अपने पंगे नहीं लेते। सुभाष चंद्र बोस जी निर्वाचित हुए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर दोनों को ही नहीं बनाया, किसको बनाया? राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने अध्यक्षता की। एक्चुअल में क्यों? बोस नियुक्त हुए, निर्वाचित हुए, लेकिन निर्वाचित होने के बाद गांधी जी कह रहे थे पट्टाभी सीतारमैया को बना दो। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया कि जी मेरे को लड़ाइयों में नहीं पड़ना, और फिर दोनों को ही नहीं बनाया। और त्रिपुरी सेशन किसने किया? राजेंद्र प्रसाद ने। थोड़ी पॉलिटिक्स हुई थी, इसीलिए 1939 का सेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि तुमसे नहीं होना, मैं अपना अलग कर लेता हूं। तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण इसीलिए हुआ था क्योंकि सारी कहानियों को देखते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो थोड़ा सा लेफ्टिस्ट, है ना, समाजवादी की तरफ, कम्युनिज्म की तरफ झुकाव वाला पार्टी था। जैसे आजकल जो सीपीआई वगैरह है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम वगैरह है, वैसी ही उसकी रूट्स, वैसी ही शुरुआत थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। कब? 1939 के त्रिपुरी सेशन के बाद, जब उनको निर्वाचित होने के बावजूद इस्तीफा देना पड़ा था। यस, तो ये हमने जितने पढ़े हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट पढ़े हैं। इसके बाद आपको क्या है, ये मैं पीडीएफ आपको दूंगा, उसमें डिटेल में लाइन से 85, 86, 87 ऐसे लाइन से आपको सारे के सारे मिल जाएंगे कि ये कहां पर हुआ था और किसने किया था। जैसे लास्ट में अगर हम आए तो 1959 आपसे पूछा जा सकता है। इंदिरा गांधी जी ने एक ही अध्यक्षता की है, आजादी के बाद हुआ नागपुर के अंदर 1959 के अंदर। 1941 से 45 तक कोई भी सेशन नहीं हुआ क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था, अरेस्ट वरेस्ट हो रखे थे, बहुत कुछ हो रखा था। यस, तो ये जो इंपॉर्टेंट सेशंस हमने अभी बात की है, मैंने आपको जितने भी बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। तो वो 1 नंबर के लिए आप थोड़ी सी 2-3 घंटे जरूर से मेहनत करें, सारे सेशन अपने हाथ से कॉपी पे लिखें, थोड़ा सा कुछ ट्रिक लगाएं, कुछ भी और मदद हम जो कर पाएंगे वो जरूर से करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।